मेरे साथ अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। बजट को आसान भाषा में समझते हैं कि आज बजट में देश को क्या कुछ मिला। अनुराग जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस कहते हैं। 2047 के विकसित भारत की बात भी करी जाती है, लेकिन कोई इमीडिएट राहत नहीं मिलती और ऐसे में मार्केट पे भी इंपैक्ट नजर आता है, मार्केट भी सुस्त नजर आता है। कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं निर्मला सीतारमण जी को नवा बजट लगातार पेश करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। विकसित भारत का संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए बजट है और कर्तव्य भवन में बना हुआ ये पहला बजट है। तो तीन कौन से कर्तव्य हैं, प्रमुख कर्तव्य जिस पे हमें फोकस करना है। पहला है कि आर्थिक विकास को गति देना, यानी कि निवेश ज्यादा आए, उद्योग को बढ़ावा मिले, रोजगार का सृजन हो। दूसरा है आम नागरिक यानी कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, जो जनता की आशाएं आकांक्षाएं उसको पूरा करना, अधिक अवसर देना। और तीसरी जो हमारी सोच है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि विकास और लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग, पहले तो मैं आता हूं कि मान लीजिए क्या देश की आमदन बढ़ी? निश्चित तौर पर। क्या देश पहले से ज्यादा पैसा इस बजट में खर्च करेगा? तो आप देखिए 50.65 लाख करोड़ पिछले साल था, तो अब हम 53.47 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। दूसरा आता है क्या हम फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा? नहीं, वो कम करने वाले 4.3% रहेगा। जैसा 4 साल पहले हमने कहा, कोविड के बाद आपको याद होगा कि हम लगातार इसको फिजिकल डेफिसिट को कम करेंगे। हमने 4.4% इस साल का कहा था, हम वहां पे आ गए। 4.5% का था, 4.4 पे है, तो अच्छा किया। अब हमने अगले साल के लिए 4.3 रखा, तो हम वो भी करने वाले हैं। दूसरा आता है क्या कुछ नया करने वाले हैं? निश्चित तौर पर बहुत कुछ नया करने वाले। क्या करने वाले हैं? जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसका मतलब हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार और भारत आत्मनिर्भर। असम में तो हुआ, गुजरात में हुआ, ये महाराष्ट्र में भी हुआ। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे सेमीकंडक्टर्स का हब, अभी बिहार में भी हमने कहा कि उसको शुरू करेंगे। इसी तरह से आप देखिए बायोफार्मा, भारत की नई ताकत बने, बायोफार्मा शक्ति हम प्रोग्राम लेके आए, 10,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर सरकार अपना लगाएगी और बाकी करेगी। हाईटेक टूल रूम चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन चाहिए। फिर जो आपके एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे, उनको सुधार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं, ताकि समय के अनुसार वो आगे बढ़े। एमएसएमई सेक्टर को बल मिले, तो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया है, ताकि बैंकों से भी उनको पैसा ज्यादा मिल पाए। फिर जेम पोर्टल पे लगभग 7 लाख करोड़ की खरीद हो, तो एमएसएमई सेक्टर को उससे बल मिलेगा। यही नहीं, केमिकल हब हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उसकी करें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ताकि हमें दूसरे देशों पे निर्भर ना रहना पड़े। हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, तो हमें कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, तो कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में करने वाले हैं, हम उसको बल देने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम अभी तक अधिकतर बाहर से लाके असेंबल करके मोबाइल बना के दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हम बने, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब हम इसको बनाना चाहते हैं, स्कीम उसकी लाएंगे। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे हम बहुत सारे कदम और उठाने वाले, जिसका लाभ आपको यहाँ पे मिलेगा। और रेयर अर्थ की जब मैं बात करता हूँ, तो आप देखिए दुनिया भर में मार आजकल रेयर अर्थ की है, क्रिटिकल मिनरल्स की है। उस दिशा में भी कई राज्यों में, तमिलनाडु से उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश, कोस्टल एरिया में हम लोग इसको करने वाले हैं। सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है, अभी गिग वर्कर्स और बाकी सबके हितों में भी हमने जो निर्णय लिए वो आपके सामने है। अब मेडिकल टूरिज्म हमें कैसे बल मिले, उसके लिए हमने इसमें कदम उठाए, ताकि 5 हब हम मेडिकल टूरिज्म की यहाँ पे बनाएं। इसी तरह से हम सर्विस सेक्टर के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, इसको पूरी को स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे, ताकि उसके फोकस करे कि हमें क्या क्या कदम इस पे उठाने चाहिए। दूसरा आता है हेल्थ सेक्टर, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हजारों की तादाद में देश चाहिए, तो उनकी स्किलिंग से लेकर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक के अवसर होंगे। ऑरेंज इकोनॉमी की यहाँ पे बात की गई, ऑडियो विजुअल गेमिंग कॉमिक्स सेक्टर की, एवीजीसी की। तो हम 15,000 स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एवीजीसी के सेंटर्स बनाएंगे, 500 कॉलेजेस में बनाएंगे, ताकि जिनके युवाओं का एनिमेशन में रुचि है वो घर बैठे भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो उसमें एक बड़ा लाभ उस पर मिलेगा। स्पोर्ट्स 2036 का ओलंपिक्स हमें कराना है, तो उससे पहले अच्छे खिलाड़ियों का चयन कैसे, उनको सुविधाएं कैसे मिले, तो
खेलो इंडिया मिशन जो हमने लॉन्च किया, इसका 5 भाग हैं। खिलाड़ियों का चयन और उनको सुविधाएं, कोचिज को और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, स्पोर्ट्स साइंस को करना, इस तरह से 5 सेक्टर्स पे हम काम करेंगे खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से। इसलिए समझना चाह रही हूँ, आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया। जब निर्मला जी ने अपना भाषण शुरू किया तो शुरुआत में ही कहा कि ये युवा ड्रिवन, यूथ ड्रिवन बजट है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो इसी से माना जाए कि यूथ ड्रिवन कैसे हुआ ये? पहली बात, अगर शिक्षा की बात आती है, हमने कहा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज, युवाओं से जुड़ा हुआ है। हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रोजगार, स्वरोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। जब हमने स्टार्टअप इंडिया योजना लॉन्च की थी तब लोगों ने कहा क्या है स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि तब सिर्फ 350 स्टार्टअप थे 2014 में। आज 2 लाख स्टार्टअप हैं, 20 लाख लोगों को रोजगार मिला, 120 यूनिकॉर्न्स भारत में है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत हो गया। ये फर्क है। पीएलआई स्कीम कहते थे क्या है, पहला सेक्टर मोबाइल का लॉन्च किया, आज दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दूसरा, हमने अन्य सेक्टर में टॉयज के किए, तो टॉयज का हम पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम 3 गुना एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, इसका इम्पैक्ट मोदी जी की स्कीमों का ऐसा होता है कि 4-5 साल में पूरा सब कुछ बदल जाता है। हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, ये क्या पहल है कि हम गांव में कैसे रोजगार के अवसर देंगे, खादी को कैसे बल देंगे। महात्मा गांधी का सपना जो ग्राम स्वराज का था, उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को हम बल देने वाले हैं। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो लखपति दीदी हमने बनाने की बात की कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई, अब सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज हम उसको लेकर आए ताकि महिलाएं उनको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, आत्मनिर्भर हो, समृद्ध और संपन्न हो। उस दिशा में हमने कदम उठाए। बिल्कुल सर, एक और बात लगातार कही जा रही है, मैं आऊंगी उस पर भी, पर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए बुद्धा सर्किट की बात करी, अब इसे कैसे देखें? इसे ऐसे देखें कि असम में चुनाव है, या ऐसे देखें कि इस सर्किट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इस सर्किट से इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था और साथ साथ धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर ऐसे देखा जा रहा है कि आपने नारियल की बात करी, आपने अभी कोस्टल का जिक्र किया, रेयर अर्थ मिनरल्स, हालांकि वो ग्लोबल इकोनॉमी में हथियार की तरह हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा फोकस है केरला, तमिलनाडु, असम, नॉर्थ ईस्ट, और पिछली बार था मखाना बोर्ड। तो ये 50% चुनावी बजट के लिहाज से देखा जा रहा है। क्या ये क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं? क्या ये राज्य भारत के नहीं? जी हाँ है। मान लीजिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हमने बनाने की बात की, कहां कहां है? मुंबई क्या चुनाव है? पुणे क्या चुनाव है? कर्नाटक, बेंगलुरु क्या चुनाव है? हैदराबाद क्या चुनाव है? नहीं है। तो हम इसको चुनाव से, कोको बोर्ड, नारियल कोकोनट बोर्ड, कैश्यू बोर्ड, क्या इनके लेके जो हम स्कीम्स लेकर आए हैं, बोर्ड ने स्कीम्स लेके आए, क्या यहाँ पे चुनाव है? केरल में ही चुनाव है, बाकी जगह तो है नहीं। लेकिन फायदा किसको? कर्नाटक को, उड़ीसा को। तो ये विपक्ष के लोग हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखते हैं। जी हाँ, असम, बंगाल, बाकी राज्यों को भी लाभ मिलेगा जब हमने नई फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ा है, पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक, सूरत तक जोड़ा ना हमने। तो क्या आप इसको चुनाव से देखेंगे? ममता दीदी कह रही हैं कि बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं दिया गया, मुझे इग्नोर किया गया बंगाल को। देखिए, ममता दीदी को 15 साल बंगाल का राज करने का अवसर लोगों ने दिया, पर उन्होंने वहां पर बांग्लादेशी मुसलमान या घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान, इनको संरक्षण दिया, अवैध घुसपैठ करवाई, वहां पे जो लोग भ्रष्टाचार करते उनको संरक्षण दिया। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच करती तो वहां पे जाके अवरोध पैदा किया। अरे जिनके पास 15 साल में बंगाल के लिए कुछ नहीं कर पाई, बंगाल के लोगों की स्थिति खराब कर दी, बंगाल से पलायन जैसी स्थिति खड़ी कर दी है, और घुसपैठियों को संरक्षण मिलता है, वो ऐसा सवाल खड़ा करती हैं। मोदी जी ने दिल खोल के दिया, मनरेगा में लूट बंगाल में हुई, गरीबों को पक्के मकान मिलने थे, बंगाल ने नहीं मिलने दिए। आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख का इलाज मिलना था, बंगाल ने नहीं लागू किया। क्या ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस इस पर जवाब देगी? लोगों के साथ खिलवाड़ करते रहे जी 15-15 साल ये लोग।
नैरेटिव की इस लड़ाई में राहुल गांधी ने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस के डब्बे खाली हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो सिर्फ अपने लोगों के लिए बजट है। कई लोगों को जब चुनाव में वोट नहीं मिलता तब उनको वोट के डब्बे खाली मिलते हैं। और मुझे लगता है बार बार हार के बाद कुछ लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि उनको सब खराब ही दिखता है, क्योंकि उनके नतीजे खराब आते हैं। हम अच्छे और सच्चे मन से काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए बार बार नतीजे भी हमारे अच्छे आते हैं और लोग भी हमारे साथ अच्छे तरीके से दिल से जुड़ते हैं। मनरेगा को लेकर अभी भी आज बजट पे बात होनी थी, पर जब विपक्ष के नेताओं से हमने बात की तो वो घूम फिर के मनरेगा ले आए। कई जगह विधानसभाएं चल ही रही हैं, वो कहते हैं कि लेबर क्लास के साथ गलत हो रहा है और तमाम बातों को लेकर। तो अभी भी नैरेटिव यही करने की कोशिश की कि जो पिछड़ा है उस क्लास के लिए कुछ नहीं है, जो गरीब तबका है उस क्लास के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए भी नहीं है, शिक्षा में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। देखिए, मैं आपको दो बातें कहूं। राहुल गांधी जी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। आज लगभग 12 लाख करोड़ रुपया साल का, 12 लाख करोड़ से ज्यादा ही आता है हमारा जीएसटी में कलेक्शन हुई। राज्यों को फायदा मिला है, पारदर्शी तरीके से हम लोग लेके आए। इनकी सोच वैसी थी, रिफॉर्म नहीं लाना चाहते। हम लोग लेबर लॉस में रिफॉर्म लेकर आए, 4 कोड हमने बनाए, उसका लाभ मिला। नया इनकम टैक्स हम लेकर आए एक्ट, उससे और सरलता आई और रिफॉर्म का फायदा मिला। इनको रिफॉर्म एक्सप्रेस खाली नजर आती है, हमें तेजी से बढ़ता हुए रिफॉर्म्स का लाभ दिखता है। आज देश भर में ट्रांसपोर्टेशन का समय भी कम हुआ, कॉस्ट भी कम हुई, तो जीएसटी के कारण हुई है। और मैं विपक्ष के लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो देश के बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनने देते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने देते थे कि कहीं चाइना ना राज ना हो जाए। आज मोदी सरकार में देश के बॉर्डर पर हवाई पट्टियां भी हैं, रोड से भी जोड़ा जा रहा है, रेल से भी जोड़ा जा रहा है। और आज हमारी सेना और मजबूत खड़ी हुई, क्योंकि हमने बजट अब बढ़ाकर 5,94,585 करोड़ रुपया कर दिया, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। हमने, जो मैंने पहले कहा, यूपीए के टाइम पे 2014 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 2 लाख करोड़ था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का, आधारभूत ढांचा बनने का। आज वो बढ़कर 12,20,000 करोड़ हुआ है एक साल का। यानी कि कांग्रेस के 7-8 साल में जितना लगता था हम उतना एक साल में खर्च करते हैं। और अदिति जी, मैं आपको बताऊं कि अगर 12,20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही तो कम से कम 5 लाख करोड़ प्राइवेट आएगा, तो 17-17.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, तो कितना जॉब क्रिएशन होगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश के लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने ये भी कहा है, लगातार ट्वीट भी देखे, कि रूरल इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि मनरेगा से जुड़ा हुआ है, कि इस बजट में भी सबसे लोएस्ट पैसा खर्च हो रहा है जहां पे ग्रामीण विकास की बात होती है। अरे भाई, ग्रामीण विकास पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। आज देश के गांव-गांव की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी, किसने, कौन लाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और उनको सबसे ज्यादा आगे कौन बढ़ाए? नरेंद्र मोदी जी। ये बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। और रूरल डेवलपमेंट में 2,73,108 करोड़ रुपए का बजट है, आज तक का सबसे ज्यादा है। हमने आवास योजना भी ग्रामीण सबसे ज्यादा दी और अर्बन भी दी, 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए। गांव-गांव को सड़कों से भी जोड़ा। मात्र 3,23,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, आज 7,40,000 किलोमीटर सड़कें हैं। यानी कि जितनी 60 साल में बनी उससे ज्यादा हमने 10 साल में बनाई है। तो मैं तो कहता हूं किसी भी आंकड़े पे आ जाए, 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 21 शहरों में मेट्रो है। अब किसी क्षेत्र का ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में 1,62,671 करोड़ रुपए का बजट है इस बार। कांग्रेस के टाइम 2014 में 28,000 करोड़ रुपए का बजट था। क्या मुकाबला बताइए। अनुराग जी, आपने एक शिफ्ट देखा होगा, पहले जब बजट की बात होती थी तो गृहिणियों से बात होती थी, दाल, चावल, टमाटर, आलू की बात होती थी। अब हम बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। मैं थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हम गोल्ड, सिल्वर, इसकी बात करते हैं, उछाल। मुझे ऐसा लगा, मैंने बजट देखा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि जो हमारा ग्लोबल प्रेशर है टैरिफ का,
उन सेक्टर्स में हमने ज्यादा ध्यान दिया है जहां पर हमें टैरिफ का प्रेशर था और हमने उसे काउंटर करने की कोशिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, फिर मैं आगे भी समझूंगी, जैसे हम कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, हम क्या साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्टिविटी के लिहाज से वहां पे मार्केट देख रहे हैं। तो इस बजट में हम ग्लोबली क्या क्या देख सकते हैं जो भारत के लिए बेहतर आगे होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अदिति जी। देखिए, जब आपको एक्सपोर्ट करना हो तो इसके क्या कंपोनेंट है? पहला, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, यानी कि आपकी लागत कम आए। तो उसके लिए हमने जीएसटी के रेट जिस तरह से कम किए उससे भी आपकी लागत कम आती है। बिजली की आपूर्ति हमने की, जो पहले कम रहती थी, लोग डीजल पे पैसा खर्च करते तो बहुत ज़्यादा जनरेटर का खर्चा आता था। अब ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हाईवेज इतने बन गए, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो गए, तो आपका आने जाने का समय कम लगता है। जीएसटी के कारण टोल ये आपके ऑक्ट्रा बंद होगी तो आपका वो भी टाइम कम लगता है। यही नहीं, अब जब हम कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बात करें तो अब कंटेनर अपने होंगे तो कॉस्ट भी कम आएगी। इनलैंड वाटरवेज हम अपना 30 नए रूट पे और काम करने वाले हैं, जिससे आपकी देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आएगी और आपके सड़कों पे दबाव और रेल पे दबाव कम होगा। मान लीजिए आपका कोयला से आपको बिजली का उत्पादन करना है या आयरन ओर से आपको स्टील बनाना है, तो उसको ढुलाई के लिए आपको नए रेलवे ट्रैक चाहिए थे, हमने वो बना के दिए। पहले रेल से वो कमी आती थी, अब हमने वो कर दिया। अब रेल का भी काम बढ़ गया और यहाँ पे बिजली से लेकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग तक को सारे लाभ मिलने शुरू हो गए। मोदी जी कोई भी काम करते हैं, ये सरकार कोई भी काम करती है तो बहुत साइंटिफिक तरीके से करती है। ये जो प्रगति आप मॉडल देखिए, उसमें हर लेयर में नजर आता है कि कहाँ तालाब है, कहाँ बिजली लाइन है, कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ पे क्या है, ताकि आपको सिस्टम पे सब कुछ दिखता है। नहीं तो पहले वाली सरकारों में क्या होता था, कागजों में पैसे देते थे, जब जमीन पे जाते थे तो कहीं फॉरेस्ट है, कहीं वाइल्ड लाइफ है, कहीं एनवायरनमेंट का इशू, कहीं पे बिजली की तार, कहीं पानी। आज वो सब कुछ चीजें पहले हो रही हैं, उसमें समय कम लग रहा है। तो भविष्य के लिए भारत और कंपिटिटिव हो। अगर दुनिया के प्रोडक्ट, वैसे तो 99% एक्सेस फ्री हमें यूरोपियन यूनियन का हुआ है, 28 देशों का, ये बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है, मदर ऑफ ऑल डील्स जो हम कहते हैं। तो दुनिया भर ने माना कि भारत ने कमाल किया है, भारत के बहुत बड़े हित की बात हुई। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साथ हमारा बहुत अच्छा एग्रीमेंट हुआ। अब अगले कई और पाइपलाइन में है। आप शायद यूएस का नाम लेना नहीं चाह रहे, बट मैं खुल के कहता हूँ बहुत जल्दी होगा, अच्छा होगा। और हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ भारत की जो क्षमता है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। किसी भी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, कोई सेक्टर की बात करिए, आज दुनिया की पहली पसंद अगर कोई होती जा रही है तो अधिकतर सेक्टर्स में भारत है। 140 करोड़ लोगों की एक और दिक्कत है, मैं समझना चाहूंगी। भारत उस जगह है जहां वो डेवलपिंग इकोनॉमी में तेजी से भाग रहा है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यूरोपियन यूनियन ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया, ओवरऑल दुनिया मान रही है। लेकिन देश की राजनीति, दुनिया की राजनीति में एक नैरेटिव चलता है, ठीक उसी तरह एक नैरेटिव है भारत में पोल्यूशन को लेकर, देश की राजधानी में। अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। हम टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म, हम ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स को बदलकर होटल्स में कन्वर्ट करना, सब कुछ। लेकिन ये जो चुनौती आएगी ट्रैफिक की और पोल्यूशन की, इंडस्ट्री होगी तो सल्फर भी होगा, CO2 भी होगा, इससे कैसे लड़ेंगे सर? देखिए, अगर आप देखिए तो आज अगर गाड़ी से पोल्यूशन की बात करें तो बहुत तेजी के साथ हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल गाड़ी, इनकी संख्या बढ़ रही है। सरकार ने इसके ऊपर बेनिफिट भी दिया है। साथ ही साथ जो पराली जलाई जाती थी उसको भी बंद करने के लिए किसानों को इंसेंटिव दिया जा रहा है और राज्य की सरकारों को भी। और दूसरा, जो हमारी PSUs है, NTPC और बाकी, वो भी पराली से बने हुए जो कंपोनेंट है जिसको अपने बॉयलर के लिए यूज़ करना, वो भी सब कर रहे हैं। ये तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन कुछ राज्यों में दिक्कत है जहाँ पे कुछ राजनीति करते हैं, कुछ इस पर काम नहीं करना चाहते। अगर आप देखिए, दिल्ली के आसपास जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हो, रिंग रोड्स और बनने की बात हो, इससे ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ, ट्रक ज़्यादातर बाहर से निकलते हैं। लेकिन एक बात तो अदिति जी आपको समझनी होगी कि अगर आज से कुछ साल पहले तक, 3-4 दशक पहले तक, अगर हमारी आबादी यहाँ पे 30 लाख थी तो आज कितनी हुई है? 3 करोड़ पहुँच के हम लोग आसपास के, जिस तरह से गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, आसपास के इलाके, फरीदाबाद, सोनीपत को देखो, तो पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, संख्या विस्फोट हुआ है।
विकास भी हुआ है। तो उन चुनौतियों को समझ के हम उसके भी सुधार कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आज क्या इस बात की खुशी नहीं, किसी एक विपक्ष के नेता ने कहा कि 800 जिलों में बेटियों के लिए हॉस्टल बनेंगे स्टेम एजुकेशन से जुड़े, हमारे खेलों के नए मैदान, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे 3 नाइपर के इंस्टीट्यूट बनेंगे, और यही नहीं, जो हमारे आयुर्वेद के 3 नए एम्स बनेंगे ताकि हम आयुर्वेद अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाएं। क्या एक शब्द भारत के हित में नहीं वो बोल सकते? आलोचना करें, जैसे निमहैंस बनना है नॉर्थ इंडिया में अब दिया है, बहुत बड़ी बात है, तो कोई उसका उल्लेख करके राजी नहीं, ऐसा क्यों है? और अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ दिया है तो विपक्ष उसकी आलोचना क्यों करता है, चुनाव से जोड़ के क्यों देखता है? पूरे देश को कुछ ना कुछ दिया। तो आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि संसद में अब इस पे चर्चा होगी, क्या आपके लिए कठिन होगा जनता के सामने बजट को ढंग से लेकर जाना या विपक्ष को कन्विंस करना? क्योंकि जब बहस होगी 18 घंटे, आप भी उसका हिस्सा अक्सर होते हैं और आप अक्सर आईना दिखाते हैं विपक्ष को, लेकिन इस समय पार्लियामेंट में वो एकजुट हो जाते हैं और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है कि ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट बजट होगा, इसी तरह की बात। मैं देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर कोई अपने विचार को खुल के व्यक्त करे, संसद के अंदर करे, और मैं चाहता हूं विपक्ष के लोग जरूर करें। अगर उनको लगता है कि इस बजट में कुछ आलोचना करने के लायक है तो करें। अगर हमने फिजिकल डेफिसिट कम किया है, राजकोषीय घाटा हमने कम किया, 4.3% रह गया, हमने आमदन बढ़ाई है, बजट का स्केल बढ़ाया, 5.6% पहले से ज़्यादा बढ़ाया है, हमने नए इंस्टीट्यूट से लेके 6 लाख करोड़ रुपये हमने केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रखा है, 5,94,585 करोड़ रुपये हमने डिफेंस के लिए रखा ताकि देश सुरक्षित रहे, और रूरल के लिए मैंने जैसा आपको कहा कि 2,17,000 कितना बताया था मैंने आपको, वो रखा है। तो इस सारे जो बजट में प्रावधान है, हमने हर सेक्टर को आगे बढ़ाया। लेकिन अदिति जी, साथ ही साथ देश में पहली बार स्वास्थ्य का बजट 1,04,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये सारे कदम उस दिशा में हैं जहां हम नई मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट कर रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर को बल दे रहे हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट से एंटरप्राइजेज तक के लिए एक देश में नया खाका तैयार करने की बात कर रहे हैं। और ये सारी दौड़ जो है वो संकल्प से सिद्धि, विकसित भारत के लिए है। और मैं आपको आज कह रहा हूं, जितनी तेजी से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, 7% दर से हम लोग आने वाले 2-4 वर्षों में ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही आसान भाषा में अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि ये जो समावेशी और सबका साथ सबका विकास की जब बात होती है, कंटिन्यूटी की, कमिटमेंट की, वो सब कुछ इस बजट पे है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आने वाले 3 से 4 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे, और जिसका शायद योगदान इस बजट का भी उसमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी जुड़ने के लिए।